नमस्कार विद्यार्थियों। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या रोग हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जब हम बात करते हैं विटामिन डी की तो हम उसको रिलेट करते हैं हमारी अस्थियों से, हमारी हड्डियों से। तो और हर उम्र में हमें हमारे शरीर का जो ढांचा, हड्डियां होती हैं, उसको हमें मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। चाहे आप बचपन की बात करें, चाहे आप बुढ़ापे की बात करें, किसी भी उम्र में हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारे जो शरीर का जो ढांचा होता है, हमें उसे मजबूत रखना होता है। यानी हमें हर हर उम्र में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी जो होता है वह जो कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसके अवशोषण में मदद करता है, और कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है वह हड्डियों के निर्माण में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके कमी के कारण होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स, टिटनी, दांतों का सड़ना, ऑस्ट्रीमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस। और ऑस्टोपोरोसिस चूंकि इस बोर्ड पे नहीं आ रहा था तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिकेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो रिकेट्स का जो रोग होता है वह बचपन में होता है। जब बच्चे की उम्र 2.5 माह से 2.5 वर्ष के मध्य की होती है तब जाके यह रोग होता है। इस रोग का नाम दिया गया है रिकेट्स। रिकेट्स का जो रोग होता है इसके अंदर जो हम लक्षण देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसके अंदर खोपड़ी का जो अग्रभाग होता है, यही का जो सर का जो ये वाला हिस्सा होता है, शिशु का बहुत नाजुक सा होता है और कुछ समय तक लगता है मरने में। परंतु जिन बच्चों में यह रिकेट्स का रोग होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी का होता है, तो ये जो नाजुक पार्ट होता है खोपड़ी का, इसको भरने में अत्यधिक समय लगता है। ठीक है, खोपड़ी का जो अग्रभाग होता है उसे भरने में समय लगता है। इसमें जो सर की जो हड्डियां होती हैं वह कमजोर होती हैं। ठीक है, रिकेट्स का जो रोग होता है उसके अंदर जो सर की, जो खोपड़ी की जो सर की हड्डियां होती हैं वह कमजोर होती हैं। नेक्स्ट इसका जो लक्षण आता है, लंबी अस्थियां, हाथ की अस्थियां होती हैं, पैर की जो अस्थियां होती हैं, वो जो अस्थियां होती हैं, इन अस्थियों का जो सिरा होता है, जो मेन बीच का हिस्से की बात नहीं करते हम, जो लास्ट का सिरा होता है दोनों साइड का, उस सिरे को बढ़ना चालू हो जाता है। केवल जो ग्रोथ होती है वह ग्रोथ कहाँ होती है, लंबी अस्थियों के जो बड़े हुए जो सिरा होता है उसके अंदर केवल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो लक्षण दिखाई देता है रिकेट्स के अंदर वह होता है मेरुदंड की जो अस्थियां होती हैं, वह मेरी स्पाइनल कॉर्ड की जो अस्थियां होती हैं वह बहुत ही ज्यादा कोमल और नरम होती हैं। फिर हम बात करते हैं पैर की। बात करें जब हम, पैर में जो बच्चों के पैर होते हैं वो कमान होते हैं ना, इस तरीके से टेढ़े, इस तरीके से, वो इस तरीके से पांव के जो कमान की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल लक्षण होता है रिकेट्स का, है ना। पांव की हमारी हड्डियां कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट सी होती हैं, इसमें बिल्कुल कर्व करी हुई कमान की तरह पैर होते हैं, और वो पैर मुड़ने चालू हो जाते हैं। पैर कब मुड़ेंगे, जब हड्डियां मुड़ने चालू हो जाएगी, यानी जो पैर की जो हड्डियां होती हैं वो कमान की तरह मुड़ना चालू हो जाती हैं, झुकना चालू हो जाती हैं, तब ये कहा जाता है कि बच्चे को रिकेट्स का रोग होता है। पसलियां जो होती हैं, पसलियों की जो अस्थियां होती हैं, इन पसलियों के अस्थियों के अंदर मोती के जैसे छोटे 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 से उभार दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि एक्सरे से आसानी से देखे जाते हैं। ठीक है, दो छोटे छोटे से उभार मोती के समान दिखाई देते हैं, यानी कि यह भी एक तरीके से रिकेट्स का ही टिपिकल लक्षण है। अब जब हमें पूरी तरीके से कैल्शियम नहीं हो पा रहा है, फॉस्फोरस नहीं एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, क्योंकि हम भले ले रहे हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, हम अच्छी तरीके से ले रहे हैं, परंतु विटामिन डी नहीं है तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही बात होती है कि जोड़ों में, है ना, जोड़ जिसे बोलते हैं, जो दो बोन्स होती है उनको आपस में जिस जगह से जोड़ा जाता है उसे हम जोड़ों बोलते हैं, और जोड़ों का जो दर्द होता है वह महसूस होने लग जाता है। इससे जो बच्चे में चिड़चिड़ापन अपने आप लगने लग जाता है। श्रोणि गुहा का छोटा हो जाना होता है, जो नॉर्मल साइज होती है उससे वह छोटी होती जाती है। इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है, तो बच्चे में जो पाचन क्रिया का जो गड़बड़ी होती है, अच्छे से खाना नहीं पचने का होता है, वह पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। और जब पाचन क्रिया नहीं अच्छी तरीके से हो पाती है, बच्चे को भोजन नहीं मिल पाता है, अवशोषित नहीं हो पाता है, तो ये बात निश्चित है कि बच्चा कमजोर होगा। कमजोर होने के कारण वो बार बार अस्वस्थ होने की संभावना होती है। तो ये सब लक्षण किसके थे, रिकेट्स के।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी का, वो होता है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग में जो होता है सीवियर नहीं होता है, विटामिन डी की कमी आने चालू हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर लक्षण ये आते हैं कि हाथ पैर में चूंकि हड्डियां होती हैं उनमें दर्द बहुत तीव्र रूप से होता रहता है, और ऐसा नहीं कि दर्द अभी हो रहा है थोड़ी देर बाद खत्म हो गया, रात को हुआ या सुबह हुआ, दिन भर वो दर्द इंसान महसूस करता रहता है, जिसे कि टिटेनी नामक का रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीड़ा व ऐंठन। पूरे शरीर, जो कि हमारा शरीर किसका बना होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, इसलिए पूरे शरीर में पीड़ा एवं ऐंठन कंटिन्यू लगा रहता है। हड्डियों के अलावा हमारे शरीर में जो दांत होते हैं वह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसके अंदर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जब हम विटामिन डी की कमी की बात करते हैं तो हम हड्डियों की और दांतों की बात करते हैं, ठीक है। तो हड्डियों में जो विटामिन डी की कमी होती है दांतों के अंदर भी होती है, और दांतों का जो सड़ना जो स्टार्ट हो जाता है उसका एक कारण हम अक्सर बोलते हैं कि बच्चा दांतों को सड़ना इसलिए स्टार्ट हो गया कि बच्चे ने टॉफी खूब मात्रा में खाई। यह भी हो सकता है बच्चे के अंदर जो विटामिन डी की कमी खूब हो रही है, विटामिन डी की कमी के कारण से बच्चे का दांतों का सड़ना शुरू हो गया है। इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि बच्चों के जो दांत होते हैं वह अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ मतलब पीड़ा होने लग जाती है, मसूड़े इतने मजबूत नहीं होते हैं, मसूड़ों में से खून का रिसाव होने लग जाता है, और जो दांत होते हैं बच्चों के, दूध के दांत आने के बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ भी विकृत दांत का रूप ले लेते हैं। कई बार दांत थोड़े से टोड़े टेढ़े मेढ़े टूटे हुए इस तरीके के दांत आते हैं, और दांतों का जो दिखाई देते हैं उस तरीके से दिखाई देने में दांत बड़े ही अजीब से हो जाते हैं, लाइनिंग से दिखाई देने लग जाती है, उसमें पीलापन ज्यादा से आने लग जाता है क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी होती है। नेक्स्ट है दांत देरी से निकलना, बट ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा तो है नहीं शरीर के अंदर, विटामिन डी तो है नहीं शरीर के अंदर, और जो विटामिन डी नहीं है और कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि दांत जो होते हैं वह देरी से निकलते, कहीं ना कहीं तो उसकी कमी होती है ना, तो कहीं ना कहीं कमी में क्या होता है कि दांत टूट तो जाते हैं, दूध के दांत टूट गए, अपना समय लिया, परंतु उन दांतों को आने में समय लगता है। आने में समय इसलिए लगता है क्योंकि विटामिन डी जो होता है वह कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दांत के जो डेंटिन और एनामल होता है इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उसका तो अवशोषण ही नहीं हो रहा। क्योंकि उसका अवशोषण ही नहीं हो पा रहा है इस कारण से उसके जो दांतों के एनिमल और एनामल होते हैं उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने लग जाती है, जो कि आगे जाके विभिन्न प्रकार के रोगों को पुनः जन्म देती है। अब दांतों से यदि रिलेटेड प्रॉब्लम खूब सारी आ रही है तो जो पाचन शक्ति होती है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पाचन जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? दांतों से शुरू होती है। जब वही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से खा नहीं पाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र कुछ हद तक गड़बड़ कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रीमलेशिया की। ऑस्ट्रीमलेशिया जो रोग होता है जनरली ये रोग होता है वयस्कों में, यह बच्चों में नहीं पाया जाता है क्योंकि होता तो विटामिन डी की कमी से ही है। बच्चों का जो रोग होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, इसका नाम दिया गया रिकेट्स। और वयस्कों में जो रोग होता है उसका नाम दिया गया ऑस्ट्रीमलेशिया। ऑस्ट्रीमलेशिया जो रोग होता है स्पेशली जब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है उस स्टार्टिंग में जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना चालू होता है तब महिलाओं में ऑस्ट्रीमलेशिया जो रोग होता है वह होता है। मेनोपॉज आप समझ सकते हैं माहवारी का धीरे 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 शरीर से हट जाने का होता है, ठीक है। इसके अंदर और यह हार्मोन से रिलेटेड होता है। माहवारी जो होती है वह हार्मोन से रिलेटेड होती है और मेनोपॉज होता है वह भी हार्मोन से रिलेटेड होता है। अब हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होता है कि ऑस्ट्रीमलेशिया का नामक जो रोग होता है वह रोग होने लग जाता है। इस रोग के अंदर अस्थियां जो होती हैं वह कमजोर होने लग जाती है। धीरे 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 अस्थियां जो मजबूत होती, जितनी मजबूती अस्थियों के अंदर होती है वह उतनी मजबूती नहीं हो पाती। स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स की बात करें हम, आफ्टर 40 ईयर्स यह रोग दिखाई देने लग जाता है। अस्थियां कमजोर होंगी तो कोमल भी होंगी, और कोमल होने पे क्या होता है कि हल्का सा झटका लगता है, हल्का सा धक्का लगता है तो हड्डियां टूट जाती हैं, इतनी कमजोर होती है, ठीक है। आप बिस्तर से गिरे हड्डियां टूट गई, इस तरीके का रोग है। आप दीवार से हल्के से भिड़े
तो हड्डियां टूट जाती हैं, यानी कि इतनी कोमल हो जाती हैं, इतनी नाजुक हो जाती है कि हल्का सा कहीं पे भी अड़ने पे, हल्का सा कहीं पे भी गिरने पे जो कि आप संभल सकते हैं, उस समय वो हड्डी जो होती है वो क्रैक हो जाती है। और कई बार जो ऑस्टियोमैलेशिया का रोग तो ऐसा होता है कि हड्डियां क्रैक होती है, वो मल्टीपल क्रैक्स हो जाते हैं उसके अंदर, यानी एक ही हड्डी के अंदर 5-6 जगह क्रैक्स होते हैं, वो जाके आगे जाके बड़े ही दिक्कत का विषय बन जाती है। कमर एवं जांघ में दर्द, कमर का जो पोषण होता है, सबसे पहले ऑस्टियोमैलेशिया में यह लक्षण दिखाई देने लग जाता है कि कमर और जांघ में है वह दर्द होने लग जाता है। रीढ़ की हड्डी का झुकना, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वह थोड़ी बहुत झुक जाती है। झुकने का कारण ये होता है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी नहीं मिलता है, और विटामिन डी नहीं मिलता है तो ऑस्टियोमैलेशिया नामक का जो रोग होता है वह रोग हो जाता है। अगर हम बात करें हड्डियों की, तो हम बात कर सकते हैं मांसपेशियों की, है ना। तो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम हड्डियों को मांसपेशियां करती है ना। तो जो ये मांसपेशियां होती हैं, यह भी क्योंकि हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, तो मांसपेशियां भी हल्की सी कमजोर होने लग जाती हैं। और मांसपेशियां का कमजोर होने का तात्पर्य होता है कि हमेशा हाथ पांव में दर्द रहना, श्रोणि गुहा का पूर्ण तरीके से विकास नहीं होना होता है, यानी कि जितनी भी हड्डियों से संबंधित रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 40 प्लस में गिनी जाती हैं, उसको नाम दिया जाता है ऑस्टियोमैलेशिया रोग। इसके अंदर हड्डियां जो होती हैं वह धीरे 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 कमजोर होती जाती हैं, और उसका इलाज यही होता है कि प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी, कैल्शियम की मात्रा को दिया जाए। जितना अच्छी तरीके से विटामिन डी दिया जाएगा, क्योंकि विटामिन डी ही होता है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषण में मददगार होता है, इसलिए प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी को लेना चाहिए, सूर्य के प्रकाश को लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, हमारे जो शरीर का जो ढांचा होता है वह मजबूत बना रहता है, और निश्चित रूप से यदि शरीर का ढांचा सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है। विद्यार्थियों, हमने देखा ऑस्ट्रोमलेशिया का रोग, है ना। ऑस्ट्रोमलेशिया का जो रोग होता है, उससे जो थोड़ा सा सीवियर रोग होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का रोग। ऑस्टियोपोरोसिस का जो रोग होता है, इसका मुख्य कारण होता है महिलाओं, ये जो होता है ये जो महिलाओं में रोजाना वृद्धि होती है, मेनोपॉज जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, और पुरुषों में एंड्रोज हार्मोन्स जो होते हैं उसकी कमी से हो जाता है। यह विटामिन, बट ऑब्वियसली जब हम विटामिन डी के बारे में बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है, यानी कि ऑस्ट्रोमलेशिया के से थोड़ा सा सीवियर जो रोग होता है, हड्डियों का ही रोग होता है, वह होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। इस ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है, यह इसकी सीवियरिटी इस हद तक होती है कि हल्का सा कहीं टकरा जाए, हड्डियां जो होती हैं वो बिल्कुल बिल्कुल नरम, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल नाजुक हो जाती हैं। हल्का सा आपका यदि हाथ भी दीवार पर टकरा जाता है तो भी वह हड्डी का टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और टूटने में सिंपल एक फ्रैक्चर नहीं होता, हड्डियां तो बहुत मजबूत होती है हमारी, टूटने पे सिंपल सा एक फ्रैक्चर नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, और इस फ्रैक्चर को ठीक होने में भी लंबा समय लगता है। तो वह रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। इसके अंदर जो होता है बड़ी ही टिपिकल सी समस्या हो जाती है, जो जोड़ होते हैं हड्डियों के, उसके अंदर निरंतर लगातार हमेशा दर्द एवं ऐंठन सी लगी रहती है। इसके अंदर जब कोई भी व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित होता है, वह व्यक्ति अगर घूम फिर रहा होता है तो दर्द की जो सीवियरिटी होती है वह बढ़ जाती है, परंतु यदि व्यक्ति आराम करने लग जाता है तो दर्द कम होने लग जाता है। यानी कि क्योंकि हम चल किसके कारण रहे हैं, हम चल हड्डियों के कारण से रहे होते हैं, यानी हम किसी भी तरह का जो कार्य हड्डियों से रिलेटेड होता है वह कार्य हम करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो दर्द और ऐंठन होती है उस रोगी की, वह रोगी उस दर्द और ऐंठन से और बढ़ जाती है, उसकी सीवियरिटी जो होती है वह बढ़ जाती है, और वहीं आराम करने पर वह हट जाती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, इसका उपचार के अंदर विटामिन डी की दवाइयाँ दी जाती हैं। विटामिन डी की दवाइयों के साथ में ये बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऐसी वस्तुएं लें जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा हो, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी अपने डाइट के अंदर उसको इंक्रीज किया जाए। नो डाउट, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो धूप का सेवन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कुछ वायरसेस जो होते हैं वह धूप
क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो धूप के सेवन से आपके जो वायरसेस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, स्पेशली जो स्किन के ऊपर रिलेटेड होते हैं। और साथ में ही यह हमारी हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। तो जो भी रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से, उसके अंदर विटामिन डी की गोलियां दी जाती हैं। ये गोलियां इस तरीके से दी जाती हैं कि वीक में एक बार आपको विटामिन डी लेना होता है। ऐसे हर महीने डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, सलाह के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। वैसे इस तरीके से दी जाती है कि हर वीकली एक बार विटामिन डी का गोलियां दी जाती हैं, सैशे दिए जाते हैं। और यह डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए, क्योंकि सीवियरिटी जो होती है वो हमें इतना अनुभव नहीं होता है जितना डॉक्टर्स को पता होता है। तो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही विटामिन डी की जो सैशे होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, या यदि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के केस में, तो डायरेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू विटामिन डी शरीर के अंदर प्रवेश भी कराया जा सकता है। यानी उपचार तो है इसका, ठीक है, परंतु बचाव करना चाहिए। भोज्य पदार्थों में इस तरीके से लेना चाहिए कि हमारे को अधिक से अधिक मात्रा में दवाइयों की अपेक्षा भोज्य पदार्थों से या सूर्य के प्रकाश से हमारे को जो न्यूट्रिशन मिलना होता है वह न्यूट्रिशन मिल जाए।